बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 16। इसमें हम लोगों ने नई थ्योरम पे बात करनी है। Let G be a finite group, finite B group, and H be a proper subgroup of G, then H is properly contained in its normalizer। देखिए इसका मतलब है कि H जो है वो अपने normalizer के अंदर properly contained है। तो अब इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करते हैं। प्रूफ में है कि लेट, सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं G कि एक फाइनाइट B ग्रुप है N बिलोंग्स टू N। G एक फाइनाइट B ग्रुप है तो H जो है वो इसका प्रॉपर सब ग्रुप है। दिस मीन्स दैट H का ऑर्डर जो है वो लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ G से। अब हम लोगों ने प्रूफ करना है कि H जो है वो अपने नॉर्मलाइजर में प्रॉपर्ली कंटेन है। तो इसको हम लोग बाय इंडक्शन प्रूफ करते हैं। इफ n इक्वल्स टू 1, अगर n 1 के इक्वल हो मींस n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का पहला जो डिजिट है वो 1 है। अगर n 1 के इक्वल होगा तो G का ऑर्डर हमारे पास बनेगा P। अब H जो है वो G का प्रॉपर सब ग्रुप है तो H का ऑर्डर जो है वो क्या हो सकता है 1 और P। लेकिन हम लोग प्रॉपर सब ग्रुप की बात करते हैं यहाँ पे तो P इसका ऑर्डर नहीं पॉसिबल, इसलिए हम लोग H का ऑर्डर 1 लेते हैं। मींस H क्या होगा फिर हमारे पास आइडेंटिटी सब ग्रुप। अब देखें इसका हम लोगों ने हमारा टारगेट जो है वो ये है कि हम लोगों ने प्रूव करना है H इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन इट्स नॉर्मलाइजर। तो H तो हमें मिल गया जो कि आइडेंटिटी सब ग्रुप है। अब हम लोग चेक करते हैं कि नॉर्मलाइजर इसका क्या बनता है। तो नॉर्मलाइजर देखें, नॉर्मलाइजर इसका होगा पूरा ग्रुप G। देखिए H जो है वो आइडेंटिटी सब ग्रुप है तो हमें पता है कि आइडेंटिटी का जो नॉर्मलाइजर होता है वो पूरा ग्रुप आएगा। तो नॉर्मलाइजर जो है वो G के इक्वल आ गया। तो देखें हमें पता है कि H इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन G, तो H इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन G जो है वो इक्वल आ गया नॉर्मलाइजर ऑफ H के। यहाँ से G इक्वल्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ H। तो इंडक्शन का पहला स्टेप हमें मिल गया कि H इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन इट्स नॉर्मलाइजर। वी हैव बेसिस फॉर इंडक्शन। अब इंडक्शन की सपोजिशन हमें मिल गई। नाउ वी सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन द ऑर्डर ऑफ G। अब हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं कि सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स हैविंग ऑर्डर लेस देन द ऑर्डर ऑफ G। G का ऑर्डर हमने जो सपोज किया था वो था p टू पावर n। हम लोगों ने सपोज किया कि तमाम ग्रुप्स जिनका ऑर्डर इससे छोटा है उनके लिए इंडक्शन जो है वो ट्रू होगा। अब फिर से कि हम लोगों ने जो इंडक्शन की सपोजिशन की है वो ये है कि इंडक्शन जो है तमाम उन ग्रुप्स के लिए ट्रू होगी जिनका ऑर्डर इनसे छोटा होगा। अब फिर से छोटा ऑर्डर बनाने के लिए हमें इंडक्शन को अप्लाई करना है तो हमें क्वोशिएंट ग्रुप की तरफ मूव करना पड़ना है फिर से। तो देखें इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप लेते हैं G का। अब हम लोगों ने प्रूव करना है कि H इज प्रॉपर्ली कंटेन्ड इन इट्स नॉर्मलाइजर, ये हमने प्रूव करना है। लेकिन हमें इस चीज का पता है, वी नो दैट कि फॉर एवरी सब ग्रुप H कि H जो है वो अपने नॉर्मलाइजर के अंदर कंटेन करता है। मींस H लेस देन और इक्वल्स टू इट्स नॉर्मलाइजर। हमारा टारगेट ये है कि हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे शो करना है कि H इज नॉट इक्वल्स टू इट्स नॉर्मलाइजर, क्योंकि हर सब ग्रुप के लिए ये इक्वालिटी जो है इनइक्वालिटी होल्ड करती है। अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि H जो है उसके नॉर्मलाइजर के इक्वल नहीं है तो ये इक्वालिटी जो है इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसको हम लोग बाय कंट्राडिक्शन प्रूफ करते हैं। ऑन कंट्रारी सपोज करते हैं हम लोग, सपोज दैट H इक्वल्स टू इट्स नॉर्मलाइजर। हम लोग सपोज करते हैं कि H और उसका नॉर्मलाइजर इक्वल है। अगर इक्वल है तो फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे जाके कंट्राडिक्शन आएगी। अब इस चीज को हमने कंट्राडिक्शन में लेके जाना है। ठीक है, सेंटर की हम लोग बात करते हैं कि सेंटर ऑफ G, वी नो दैट सेंटर ऑफ G कंटेन इन नॉर्मलाइजर, कि किसी भी ग्रुप का जो सेंटर है वो नॉर्मलाइजर में कंटेन करता है। अब नॉर्मलाइजर हमने बोल दिया इक्वल्स टू H, और H जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप है G का। तो इससे जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी
बन गई वो है सेंटर ऑफ जी इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ जी जो है इसको ऑर्डर लेस देन होगा ऑर्डर ऑफ जी से। अब जी जो है वो एक पी ग्रुप है, तो हमें पता है कि पी ग्रुप का जो सेंटर है वो नॉन ट्रिवियल मतलब उसका ऑर्डर ग्रेटर देन 1 होता है। अब इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ जी जो है उसका ऑर्डर किस तरह का होगा, उसका ऑर्डर होगा p raised to power m, वेयर m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सेंटर ऑफ जी जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप है जी का यहाँ पे, और यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी बिकॉज m जो है वो n के इक्वल नहीं आ सकता, क्योंकि अगर m और n इक्वल आ गए तो सेंटर ऑफ g जो है वो g के इक्वल आएगा, तो g सेंटर ऑफ g इसका प्रॉपर सब ग्रुप नहीं बनेगा। अब सेंटर ऑफ g जो है वो इसका प्रॉपर सब ग्रुप है, और हमें इस चीज का पता है कि सेंटर ऑफ g जो है इज ऑलवेज नॉर्मल इन g। सेंटर ऑफ g जो है वो पूरे ग्रुप में नॉर्मल है, सेंटर ऑफ g पूरे ग्रुप में नॉर्मल है, और सेंटर ऑफ g जो है वो एज के अंदर भी मौजूद है, तो सेंटर ऑफ g जो है वो एज में भी नॉर्मल होगा। अगर सेंटर ऑफ g एज में भी नॉर्मल है, g में भी नॉर्मल है, तो हम लोग यहाँ से क्वेश्चन ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। देखें अगर सेंटर ऑफ g में नॉर्मल है तो g ओवर सेंटर ऑफ g हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ g जो है वो एज में भी नॉर्मल है, तो हम लोग h ओवर सेंटर ऑफ g भी डिफाइन कर सकते हैं। अब h इज प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ g, h अगर g का प्रॉपर सब ग्रुप है तो h ओवर सेंटर ऑफ g जो है ये भी प्रॉपर सब ग्रुप होगा g ओवर सेंटर ऑफ g का। अब देखें इसको हम लोग चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा, g ओवर सेंटर ऑफ g, इसको ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ g ओवर ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ g। g का ऑर्डर है p रेज़्ड टू पावर n और इसका ऑर्डर है p रेज़्ड टू पावर m। तो क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि इसका ऑर्डर जो है वो g के ऑर्डर से छोटा होगा, तो यहाँ पे हम लोग इंडक्शन लगा सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ g से छोटा है। सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस इसका एक सब ग्रुप जो है ये वाला, इसका एक सब ग्रुप ये जो प्रॉपर सब ग्रुप है इसका ये कंटेन करेगा, प्रॉपर्ली कंटेन करेगा नॉर्मलाइजर में, अपने ही नॉर्मलाइजर में। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो आएगा g ओवर सेंटर ऑफ g। देखिए इस चीज को जरा समझ लें कि हम लोगों ने इंडक्शन में सपोज किया कि हम लोगों ने एक ऐसा ग्रुप बनाना है कि जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है। अब हमें ये ऐसा सब ग्रुप मिल गया जिसका ऑर्डर g के ऑर्डर से छोटा है, तो इसका एक प्रॉपर सब ग्रुप जो है जो कि h ओवर सेंटर ऑफ g है वो अपने ही नॉर्मलाइजर के अंदर प्रॉपर्ली कंटेन करेगा, ठीक है जी। और ये जो सब ग्रुप है इस ग्रुप का है, तो यहाँ पे वो ग्रुप आता है हमेशा, देखिए h कंटेन इन नॉर्मलाइजर ऑफ h, तो यहाँ पे जो ग्रुप आएगा वो इसके रिलेटेड आएगा क्योंकि h इसका सब ग्रुप है। अब यहाँ पे हमने g ओवर सेंटर ऑफ g क्यों यूज किया, बिकॉज ये जो है इसका सब ग्रुप है। सो इसको डेफिनेशन को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। अब देखें ये जो है अपने नॉर्मलाइजर के अंदर प्रॉपर्ली कंटेन है, तो प्रॉपर्ली कंटेन का मतलब है कि इसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो इसके अंदर नहीं होगा। दिस मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर कि x जो है वो एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो इसमें होगा लेकिन इसमें नहीं होगा, बट x does not belong to h over center of g। कि तभी प्रॉपर बन सकता है जब जो एक सब ग्रुप है एक एलिमेंट जो इसमें हो और इसमें ना हो, फिर ही इक्वालिटी खत्म हो सकती है। अब देखें यहाँ पे x जो है वो अगर इसके अंदर है तो x नॉर्मलाइजर के अंदर है, x इस तो हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि इसका एक एलिमेंट जो है वो इसमें नहीं होगा, मतलब x जो है वो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। अब अगर x जो है वो नॉर्मलाइजर में है तो x जो है
ओवर सेंटर ऑफ जी में भी होगा। x अगर नॉर्मलाइजर में है तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजर इसका जो है वो सब ग्रुप होता है, तो x जो है वो g ओवर सेंटर ऑफ g में भी होगा। अगर x इसमें है तो x की शेप जो है वो देखते हैं हम लोग किस तरह की होगी। x की शेप जो है वो इस तरह की होगी। क्वेश्चन ग्रुप एज इट इज आता है और साथ में ऊपर वाला जो ग्रुप है उसके एलिमेंट। अब देखें अगर सेंटर ऑफ g और g does not belongs to h over center of g, अगर ये एलिमेंट इसमें नहीं है यहाँ से, तो इसका मतलब है कि ये दोनों तो सेम है क्वेश्चन ग्रुप, तो इसका मतलब है कि g does not belongs to h, इसका मतलब g h में नहीं है। अब देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास कोई ना कोई कंट्राडिक्शन बनेगी। अब आगे चलते हैं हम लोग कि x जो है वो नॉर्मलाइजर के अंदर है, तो x जो है वो इसके साथ कंप्यूट करता है, मींस x और h ओवर सेंटर ऑफ g इक्वल्स टू h ओवर h। x जो है इसके साथ कंप्यूट करेगा। अब x को जो है वो इस साइड पे लेके आते हैं, x की यहाँ पे वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि हमने ऊपर जो है वो इसको डिफाइन किया। x की वैल्यू यहाँ पे सेंटर ऑफ g और g इनवर्स इक्वल्स टू h ओवर सेंटर ऑफ g। देखें यहाँ से अगर हम लोग इसको भी इसके एलिमेंट्स की शेप में लिखते हैं तो ये आएगा सेंटर ऑफ g, तो ये होगा सेंटर ऑफ g और h के एलिमेंट्स, और इसी तरह ये होगा सेंटर ऑफ g और g इनवर्स। अगर हमने इसको इसके एलिमेंट्स की शेप में लिखा तो ये इक्वालिटी की जगह पे हमारे पास सिंबल आएगा बिलोंग्स टू का h ओवर सेंटर ऑफ g, क्योंकि सब ग्रुप इक्वल होते हैं लेकिन उनके एलिमेंट्स जो है वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर क्वेश्चन ग्रुप की डेफिनेशन के मुताबिक सेंटर ऑफ g को बाहर निकाल सकते हैं, तो g इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा h ओवर सेंटर ऑफ g को, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ क्वेश्चन ग्रुप ये एलिमेंट चला गया h में। अब देखें g इनवर्स जो है वो चला गया h में। अब हमने यहाँ पे सपोज किया था कि g जो है वो h में नहीं है, तो जी अब देखें g इनवर्स चला गया h में, इसका मतलब है g इस g को उधर लेके जाते हैं हम लोग, बिलोंग्स टू h g, सॉरी यहाँ से हम लोग बल्कि यहीं से हम लोग जो है वो नॉर्मलाइजर की डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि g इनवर्स जो है वो अगर h में जाता है तो इसका मतलब है g बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ h। g जो है वो h के नॉर्मलाइजर में गया। अब नॉर्मलाइजर जो है वो हमने स्टार्ट में सपोज किया था h के इक्वल है, जो हमने कंट्राडिक्शन से सपोज किया, तो इसका मतलब है g बिलोंग्स टू h, बट दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर सपोजिशन कि g हम लोग कह रहे थे कि h में नहीं है लेकिन g तो h में आ गया। दिस मीन्स दैट कि आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, एज हमने सपोज किया था कि h इक्वल्स टू नॉर्मलाइजर, तो हमारी ये जो सपोजिशन है ये हमारी गलत होगी, ये सपोजिशन पॉसिबल नहीं है। दिस मीन्स दैट कि h is properly contained in its normalizer in each case। ठीक है, so this is our required theorem।